लीगल मेट्रोलॉजी वाले आए, अभी हमारे बीच में राव साहब हैं ब्यूरो ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर से, FSSAI वाले आए और अभी इंश्योरेंस वाले भी आए। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि जो IRDAI का ऑफिस है वो हैदराबाद में ही है। जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है IRDAI, उसका ऑफिस यही है। और जो लोग दिल्ली प्रोग्राम में आए थे, तो मेरा जो जूनियर आया था IRS श्रीकांत नामदेव, वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस में विजिलेंस देखता है और इंश्योरेंस और बैंकिंग वही देखता है पूरे भारत की। ये IRS ऑफिस है, ठीक है ना। MRTP मोनोपोली जो रेगुलेटेड ट्रेड प्रैक्टिस वाला, उसका एक्ट अलग है। लीगल मेट्रोलॉजी का एक्ट अलग है। सिविल एविएशन का एक्ट अलग है। फूड सेफ्टी का एक अलग है। BIS खुद में एक स्टैंडर्ड बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के साथ में काम करती है। FSSAI है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर काम करती है। तो ऐसा करीब करीब आप ये मानो कि पूरे देश में 15-20 छोटे मोटे एक्ट हैं जिन सबको मिलाकर अपन कंज्यूमर राइट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो भी अधिकारी आए हैं या जो लोग आपको बात बता रहे हैं वो आपके नॉलेज के लिए है, लेकिन जब आप फील्ड में जाओगे तो वो एक्ट वहाँ पे कोई काम नहीं करता है। कोई भी चीज़ MRP में नहीं मिलेगी आपको। 15 रुपये 20 रुपये की पानी की बोतल वाटर को कूल करने के नाम पे 2 रुपये 5 रुपये एक्स्ट्रा लेगा ही लेगा। अब कानून कितना भी बना ले गवर्नमेंट, कानून बना देने से काम नहीं चलता है जब तक कि ग्राउंड में कोई भी लीगल जो एक्सरसाइज होती है उसका इम्प्लीमेंट न किया जा सके, ठीक है। अब वो जो स्कूल से आए थे उन लोगों ने बात किया कि स्कूल को बिजनेस क्यों नहीं मानते हैं। तो वहाँ पे जो हमारे वो आए थे अपने कंज्यूमर कमीशन के प्रेसिडेंट साहब, उन्होंने बोला कि जो स्टूडेंट होता है उसको कंज्यूमर नहीं मानते हैं, लेकिन आप बताओ जब स्कूलों में किताबें बिकती हैं उसमें बेनिफिट स्कूल लेता है, स्कूलों में ड्रेस बिकती है उसमें बेनिफिट लेता है, तो फिर क्यों नहीं मानना चाहिए कंज्यूमर। और उस समय बोला ना वो सुनील, वी द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल। तो हम लोग भी तो इस भारत के सिटीजन है ना। तो यहाँ से अगर कोई डिमांड आएगी कि इस एक्ट में ये चीज़ कमज़ोर है या इस एक्ट में ये चीज़ जोड़ा जाना चाहिए, तो उसकी आवाज़ वहाँ पार्लियामेंट में भी उठेगी और इस चीज़ को जोड़ा भी जाएगा। उसके पीछे कहने का मतलब मेरा यही है कि मैं माफ़ी चाहते हुए बोलूँगा, हमारे साथी हैं इंश्योरेंस की फील्ड से। हमारे मध्य प्रदेश में दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर है पिछले 2 सालों से इंश्योरेंस के लिए एक मुद्दा उठा रहा है। उसमें मैं मानता हूं कि जो 50 से 60% गलती होती है वो एजेंट की होती है। वो मिसगाइड करता है कंज्यूमर को कि आप ये ले लो 2 सिग्नेचर कर दो, और 40-50 पेज के फॉर्म में सिग्नेचर हो जाता है। और वो जो कंज्यूमर होता है, चूँकि जो एजेंट है उसका दोस्त होगा, रिश्तेदार होगा, कोई ना कोई होगा, और उसको बेवकूफ़ बना के चला जाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि जब हम कंज्यूमरिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पे एक वर्ड आता है कंज्यूमर बी अवेयर, ये वर्ड है। तो हम ये सब क्यों नहीं मांग कर सकते हैं कि जिस लैंग्वेज में कंज्यूमर चाहे उसकी जो रूल्स और रेगुलेशन हैं वो इंश्योरेंस वाले को देना चाहिए ना। हो सकता है रूरल एरिया में किसी को तेलुगु के अलावा नहीं आता हो कुछ भी, और क्यों ना जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो अपने एजेंट को जब ट्रेनिंग देती हैं तो एक एथिकल ट्रेनिंग भी दें कि आप किसी भी कंज्यूमर को बेवकूफ़ नहीं बनाओगे, ताकि जो पैसा भी दे रहा है इस उम्मीद से दे रहा है कि जब मैं बीमार पड़ूंगा तो वो पैसा मेरे काम आएगा, और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसका पूरा का पूरा समय जाता है हॉस्पिटल को और इंश्योरेंस वालों के हाथ पैर जोड़ने में कि मेरी मदद कर दो। क्या वो इस दिन के लिए पैसा देता है इंश्योरेंस वालों को? मेरे पास में पूरी फाइल है 2 साल के दैनिक भास्कर की, मैं उसकी रिपोर्ट बना रहा हूँ, और मैं एक बार आके यहाँ IRDAI में भी मिलूँगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कंज्यूमर को जागरूक होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, लेकिन जो कंपनियां हैं उनको भी जिम्मेदार होना ही चाहिए। क्योंकि ये जो संतुलन है ना, ये जो पूरा संतुलन है, ये बिगड़ा क्यों? ये बिगड़ा जब इस देश में औद्योगिक क्रांति आई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब चालू हुआ पूरी कंट्री में, तो जाके क्रांति आई और पूरी चीज़ों को बिगाड़ दिया गया। यहाँ पे बहुत से लोग, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स और कॉमर्स पढ़ा होगा, मार्केट किस पे चलता है? मार्केट चलता है डिमांड एंड सप्लाई पे, एग्री?
डिमांड एंड सप्लाई, जिस भी चीज़ का डिमांड होगा कंपनी उसको प्रोडक्शन करेगी और उसकी सप्लाई कर देगी। अभी क्या होता है, अब ये जो बड़े बिजनेसमैन हैं इन लोगों ने इस चेन को उल्टा कर दिया है। पहले प्रोडक्शन होता है, फिर ज़बरदस्त एडवर्टाइजमेंट होता है, ज़बरदस्त, और अननेसेसरी उसकी डिमांड क्रिएट की जाती है और कंज्यूमर जाके उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेता है। समझाऊं इसको अलग भाषा में? थोड़ा सा पीछे जाओ, मैं अपने दादाजी के ज़माने पे जाता हूँ, आप लोग भी जाओ। उनके पास 2 जोड़ी कपड़े होते थे, 2 जोड़ी जानते हो ना? एक कपड़ा पहनते थे, एक धो के सुखा देते थे। अब मान लो कभी पानी गिर जाए, बरसात हो जाए, तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती थी कि कल हम क्या पहनेंगे। अब आज अपने अपने घर जाना, सबकी अलमारी में 100 जोड़ी कपड़े हैं और प्रॉब्लम यही है कि कल क्या पहनेंगे। ये है कंज्यूमरिज्म। पूरा का पूरा बाजार आपके घर में लाके भर दिया गया है। 20-20 जोड़ी जूते। अरे बीवी का नहाने का साबुन अलग, बच्चे का नहाने का साबुन अलग, कुत्ते का नहाने का साबुन अलग, अब खुद का साबुन अलग। उतने ही प्रकार के तेल, उतने प्रकार की कंघी, उतने प्रकार के बाकी सामान। भाई साहब, ये आपको लूटा नहीं जा रहा, ये आप लूट रहे हो। आप खुद जा रहे हो अपनी कब्र खोदने, क्योंकि आप ये व्यापारियों से नहीं लड़ पाओगे। आप लाओ 21 इंच का टीवी, वो 29 इंच का बना देगा। 29 इंच का लाओगे, LCD बना देगा। LCD लाओ, LED बना देगा। LED लाओ, प्लाज्मा बना देगा। प्लाज्मा लाओ, 4H के बना देगा। लड़ो, घर बिक जाएगा आपका, आप नहीं लड़ पाओगे। और मैं बता रहा हूँ, कंज्यूमरिज्म की वजह से आपके घर का 60% सामान आपके किसी काम का नहीं है। और इसकी भी एक परिभाषा है, डेफिनेशन दी है। ऐसा कोई भी सामान जिसको आपने 6 महीने से ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, वो आपके किसी काम का नहीं है। अब जाके आप देख लेना क्या क्या अपने जगह पे लगा के आप लोगों ने रखा हुआ है। ये है कंज्यूमरिज्म। इस चीज़ को अगर आप नहीं समझेंगे तो इस देश और दुनिया में बहुत से ऐसे कानून हैं जो कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए हैं, लेकिन कितनी भीड़ है। और अब वो ज़माना चला गया जब कंज्यूमर किंग होता था। वो ज़माना चला गया जब जो कंज्यूमर होता था उसको बोलते थे कंज्यूमर इज़ गॉड। अब आपकी औकात नौकर जैसी भी नहीं है। अगर आप किसी दुकानदार को बोल दो कि भाई साहब मैंने ये सामान लेना है, 2-3 पीस दिखा दो, 3 पीस दिखाएगा, चौथे पीस में बोलेगा कहीं और से ले लो, चलो भागो आगे। उसको मालूम है कि पीछे यहाँ लंबी भेड़ों की फौज खड़ी है। समझ गए ना? 140 करोड़ का देश है, पूरी दुनिया भारत को देख रही है कंज्यूमर के नाम पे। तो मेरा तो यही है कि इसका सबसे पहला उपाय है कि हम उन्हीं चीज़ों को खरीदें जिसकी हमको ज़रूरत है। ठीक है? इसमें आपका ही भला है, आपके पैसे भी बचेंगे। आप रखो, मैं ये नहीं बोलता हूँ 2 जोड़ी कपड़े रखो, 10 जोड़ी रख लो। क्योंकि ये जो मार्केट में जो नई चीज़ आई ना, इसने किया क्या, इसने हमारा रोमांच ख़त्म कर दिया। मतलब मैं अपने बचपन की बात बताऊं, दिवाली का इंतज़ार इसलिए होता था कि नए कपड़े मिलेंगे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे आप लोग को नहीं मालूम, लेकिन आज करके हमारे घर में रोज़ दिवाली है। जब उनकी इच्छा करे हफ्ते में 1-2 जोड़ी कपड़े आ जाने, कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है? जुलाई में स्कूल खुलता था तो 1 जोड़ी जूते मिलते थे, तो रोमांच होता था कि कुछ मिलेगा। कोई रोमांच नहीं है, कोई रोमांच नहीं है। लेने जाता है बाप, लेके आते हैं बच्चे, सबके आ जाते हैं एक साथ। क्योंकि वैसा शोरूम में, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि पूरे मार्केट को मैग्नेट बना दिया है और हम लोगों के अंदर लोहे के गुण डाल दिए हैं, ऑटोमेटिक जाके वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। ठीक है? तो एक मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा मेरा कहने का ये है कि ये जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हैं, हमारे बीच में कुछ साथी रूरल एरिया से भी हैं। उधर जैसे फेयर एंड लवली है, तो एक छत्तीसगढ़ में एक इलाका है भाटापारा का, वहाँ पे ऐसे कई फेक प्रोडक्ट भी आते हैं। तो अगर ऐसा कहीं आपको कुछ दिखे सस्पिशियस, तो वहाँ पे जो लोकल अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की, आप वहाँ भी सूचना दें। समय समय पे अपने स्टेट का जो ऑफिस है वहाँ पे भी करें।
और जो आप लोगों ने आज सीखा है उसको कोशिश करें कि गांव के एरिया में छोटी छोटी सभाओं करके 10 लोगों की 20 लोगों की उसको और स्प्रेड करें, ठीक है। और हरी से भी मैं बोलूँगा कि 2-4 अधिकारियों को रूरल एरिया में भी लेके आप जाओ, ठीक है, ताकि लोगों को समझ में आए। आप लोगों को तैयार इसलिए किया जा रहा है कि आप लोग इस कंज्यूमर मूवमेंट में एक बहुत बड़े ताकत के रूप में पहचाने जाओगे इस पूरे कंज्यूमर मूवमेंट में। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा देश मूवमेंट का देश है, आंदोलन का देश है। अपने को आज़ादी मिली, उसके पीछे एक आंदोलन चला था ना, क्या नाम था? भारत छोड़ो आंदोलन था ना? नहीं मालूम है? मालूम है ना? ठीक है। उसके बाद जब इंडस्ट्री आई तो पूरे इंडिया में, पूरे भारत में लोग पेड़ काटने लगे, जो ट्री होता है, और वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलपमेंट होने लगा। तो वहाँ पे भी एक आंदोलन चालू हुआ, उसको बोले चिपको आंदोलन। नाम सुना है? जो लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे, एक चिपको आंदोलन था। लोग पेड़ से जाके ऐसे चिपक जाते थे कि मत काटो। इस देश में 1965 में पश्चिम बंगाल में अकाल पड़ा था, खाने को नहीं था इस देश में। तो उस समय क्रांति की शुरुआत हुई जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, हरित क्रांति। फिर इस देश में एक समय ऐसा आया जब पशुधन कम हो गया, तो जिसके फलस्वरूप अमूल का नाम सुना होगा, अमूल डेयरी, सांची, ऐसे करके बहुत सी डेयरी पूरे भारत में बनी। और वहाँ पे एक वाइट रिवोल्यूशन चालू हुआ जिसको हम लोग श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। फिर भारत में एक समय ऐसा आया कि महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब थी। मतलब देश में महिला अपने पसंद से पति नहीं चुन सकती थी, उसको इतना घूंघट रखना होता था, उसको पढ़ाई की आज़ादी नहीं थी। लेकिन इस देश के लोगों ने, इस देश की हमारी बहनों ने वो लड़ाई लड़ी, और आज ऐसा हुआ कि देश की राष्ट्रपति एक महिला है, और हमारे बीच में इतनी अच्छी हमारी बहनें बैठी हैं, काम कर रही हैं, अपना घर भी चला रही हैं। तो ये भी एक क्रांति का नतीजा है। और मैं आपको यकीन से दिला देता हूँ कि उपभोक्ताओं का जिस प्रकार से शोषण हो रहा है ना, अगले 5 से 10 साल में क्रांति आने वाली है जिसका नाम होगा उपभोक्ता क्रांति। और अगर तैयार रहे तो आप लोग भी उस क्रांति में इतिहास में नाम दर्ज करा लोगे, इसको मैं नहीं हटा सकता। लेंगे तो 80% रहेंगे, महिलाएं भी बना लेंगी तो बाकी रहेंगी, बच्चे भी बना लेंगे तो बाकी रहेंगे। लेकिन अगर एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है तो आप मान लीजिए वो कंज्यूमर क्रांति होगी, और उसका जो एक सुलगाव है वो पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में चालू हो चुका है। क्योंकि जब खाने पीने के नाम पे जहर खिला दिया जाए, और जहर क्यों खिला दिया जाए कि जो दुकानदार है, जो मिलावटखोर है, उसको 2 पैसे ज़्यादा मिल जाएं। आप मुझे बताओ, आप लोग मार्केट जाते हो, सभी लोग जाते होंगे, तो जब कोई फ्रूट लेते हो तो क्या बोलते हो? ख़राब दे दो, सस्ता देना। दवाई क्या बोलते हो? नकली दे दो, सस्ती दे दो। दूध क्या बोलते हो? अच्छा देना, 2 पैसे ज़्यादा ले लो। सही है कि गलत? लेकिन अगर इसके बाद भी आपको पता चले कि वो एडल्ट्रेट है, मिला हुआ है उसमें कुछ, और ये क्या है? एडल्ट्रेशन क्या है आप जानते हो? एडल्ट्रेशन एक लीगल वर्ड है। एडल्ट्रेशन मतलब कि अगर ये कोई चीज़ है, ठीक है ना, इसमें कुछ भी कम या ज़्यादा किया जाएगा तो ये एडल्टेड हो गई। मिलावट एक कानूनी शब्द है। अब क्या हो रहा है? पहले तो पानी मिलाते थे दूध में, अब यूरिया मिलाने लगे, केमिकल मिलाने लगे हैं। अरे आपको 12 महीने एक प्रकार का फल कैसे मिल सकता है इस सीजन में? बताओ कैसे मिल जाएगा? 12 महीना हो ही नहीं सकता। इस देश का वो नेचर ही नहीं है कि वो ठंड में आम बना दे, बना ही नहीं सकता है वो। तो उस चीज़ को भी बारीकी से समझिए, कंज्यूमर बिहेवियर को समझिए कि हम कर क्या रहे हैं। हम जो खा रहे हैं उसको आगे वाले जो समय आएगा उसमें यहाँ पे मैं FSSAI वालों को बोलूँगा कि फूड टेस्ट वाला भी लैब लगाओ, यहीं पे लगाओ, और आप लोग घर पे बैठ कर टेस्ट करो कि वो सब्जी या फल या दूध सही है कि नहीं है। क्योंकि ये जितनी बीमारियां हो रही हैं ना कम उम्र में, ये आप यूरिया खा रहे हो।
अब उसके बाद एक तमाशा और चल गया ऑर्गेनिक फूड का। अब उसको 200-300 रुपये ज़्यादा किलो खरीदो। अब उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं, ना कोई पता लगा सकता, ना कोई साइंटिफिक है। बस ये क्या है, बोलिए इसमें खाद लगी है जी, यूरिया नहीं है। तो ये तो हद की बात हो गई है। उसके बाद एक चीज़ मैं आप लोगों से और बोलूँगा कि तेलंगाना स्टेट बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है। इतनी संख्या से या इतनी सेना से हम बड़ी लड़ाइयाँ नहीं लड़ पाएंगे। तो आप लोगों की ये जवाबदारी है, खासकर हरी की और आपकी जो वुमेन विंग देख रही हैं मैडम, इनकी, क्योंकि अभी पूरी कमेटी भंग है तो मैं पोस्ट नहीं नाम ले रहा हूँ। इनकी जवाबदारी है कि आने वाले 3 महीने बाद कम से कम 3 गुना भीड़ मेरे को यहाँ पे चाहिए, और ऐसी ही एक बड़ी ट्रेनिंग रखो, ठीक है? क्योंकि इसके बाद अगर होगा तो राव साहब यहाँ बैठे हैं, उनके पास फंड भी है, थोड़ा ज़्यादा फंड है, उनको भी अच्छे लोग चाहिए जो गांव में जाके आपके लिए जागरूकता का काम कर पाएँ, लोगों को सही दिशा दिखा पाएँ। तो सरकार अपनी जगह पे सही है, पैसा भी है, उसके पास मैन पावर की कमी है, मैं मानता हूँ। तो जब साइकिल के दोनों पहिए काम करते हैं ना तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो एक पहिया तैयार है, एक पहिया आप भी तैयार हो जाओ। जो आपके खर्चे हैं वहाँ पे ऐसे कुछ प्राइवेट इंश्योरेंस वाले भी आपके पास आएंगे, आपको मदद भी करेंगे, क्योंकि बीमा के लिए जागरूकता भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कंपनियों को दोष दे के नहीं बच सकते। अगर आप किसी चीज़ में साइन कर रहे हो तो कंज्यूमर को पढ़ना भी चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारा मुद्दा ये नहीं कि हम किसी को निगेटिव बना के बात करें। अगर समाज सुधारना है तो आपको पॉजिटिव सोचना भी पड़ेगा और पॉजिटिव करना भी पड़ेगा, विरोध नहीं है। दूसरा चीज़ मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, आज सुबह से मैं था, ये जो 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये वाले दुकानदार हैं, इनको जीने दो, ठीक है ना? इनको जीने दो जब तक तुमको वो तकलीफ़ ना दे दे तब तक। बाकी 2 पैसा वो गलत से भी कमा रहा है, बेचारा गरीब आदमी है, क्योंकि इस महंगाई के ज़माने में पेट पाल रहा है, तो उसको एक बार पाल लेंगे। दिमाग लगाओ ये मल्टीनेशनल कंपनियों के ऊपर, जो चोरी नहीं कर रहे हैं, डकैती कर रही हैं आपकी जेब पे, ठीक है ना? क्योंकि याद रखना, ऐसा कोई लिख रहा है ना बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, तो उसको उठा के रिक्शा में बैठा के पूरा हैदराबाद घुमा देना। क्योंकि कानून कहता है ये कि कंज्यूमर को अधिकार है कि अगर आपने सामान खरीदा है, उस सामान में डिफेक्ट है या पसंद नहीं आ रहा है, तो एक तय समय में आपको वो सामान वापस करना ही होगा। और आप कैश मेमो में भी नहीं लिख सकते हो कि वंस गुड्स सोल्ड इट कैन नॉट बी टेकन बैक, ठीक है ना? तो वो कई बिहेवियर है। और जैसा कि उन्होंने कहा था जायसवाल जी के कि ये कंज्यूमर के विषय में हम एक दिन में बात नहीं कर सकते हैं, इसमें हमको बात करने में शायद 2-3 दिन लगेंगे, क्योंकि इतना बड़ा फील्ड है बात करने के लिए। तो आप लोग सब लोग तैयार होके जाइए, और जिनकी इच्छा भी राजनीति करने की है, मैं उनको भी बोल रहा हूँ कि समाज सेवा से ही आगे का भविष्य खुलेगा। तो जिनकी इच्छा है वो भी अपने क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, अपने साथ जोड़ें, और जो एक क्रांति आने वाली है मैं उसका आगाज़ आपको बता देता हूँ, वो आएगी ज़रूर। और जो इस समय से तैयार होगा वहीं पे जाके उस चीज़ को वो भाग लेगा, उसका नाम लिखा जाएगा, और एक नए लीडर, क्योंकि हमारा जो संगठन है हम लोग मिडिल क्लास और लोअर क्लास से लीडर निकालते हैं। ये हरी बाबू खड़ा है तुम्हारे बगल में, जानते हो इसको? बताओ ये कौन था हैदराबाद का, बताओ। सिकंदराबाद इंचार्ज था 2013 में। 2013 में सिकंदराबाद इंचार्ज था, आज पूरे तेलंगाना का स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट है आज की डेट में, समझ गए? क्योंकि इसने जो पिछले 8 सालों में मेहनत की है अनकंडीशनल, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कल ये प्रदेश अध्यक्ष भी बन जाएगा, परसों एमएलए भी बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बनेगा वही जो करेगा, जो नहीं करेगा वो तो नहीं बनेगा, ये तो तय है, ठीक है? तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके। मैं कोशिश करूंगा कि तेलुगु सीखूं, लेकिन मेरे लिए तेलुगु उतनी ही कठिन है जितनी आपके लिए हिंदी कठिन है फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तो सभा की नमस्कारम भावनारा, थैंक यू।